तो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को होली की शुभकामनाएं देना चाहूंगा और मैं आशा करता हूं कि ये जो होली है आपके और आपके परिवार में खुशियां लेके आए। तो अपना डिस्कशन अब स्टार्ट करते हैं लुडविंग के कोट के साथ। लुडविंग कहते हैं द लिमिट्स ऑफ माई लैंग्वेज मीन्स द लिमिट ऑफ माई वर्ड। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो लुडविंग है वो कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज है उसकी पावर को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं कि ये जो लैंग्वेज है सिर्फ ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। ये लैंग्वेज क्या है? ये हमारे नॉलेज को बढ़ाने का एक जरिया भी है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपके पास यूनिवर्सल टाइप की नॉलेज है जो पूरे वर्ल्ड में यूज होती है, तो आप यूनिवर्सल जो है नॉलेज को गेन कर सकते हैं। आपके इकोनॉमिक स्टेटस को बढ़ाने का जरिया है, ये आपकी मेंटेलिटी को बढ़ाने का जरिया है और ये ग्लोबलाइजेशन के फ्रूट्स को लेने का जरिया है। तो यही कुछ हमारा कोट है कि जो लैंग्वेज है, अगर इसमें आप लिमिट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो वर्ल्ड रीच है वो भी लिमिट हो जाती है। ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, अगर नहीं आया तो हमारे जब कोर्ट के डिस्कशन में जाएंगे, जब हमारे डेली डिस्पैच के डिस्कशन में जाएंगे, क्योंकि हमारा जो डेली डिस्पैच का डिस्कशन है वो कहीं ना कहीं इसी लैंग्वेज से रिलेटेड है और इस वर्ल्ड के आउटपुट को रीच करने से रिलेटेड है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही जो टॉपिक्स हैं वो हमारे सीएपीएफ के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चंस थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन है जो रैंडमली पूछ लेता है और फिर बच्चों से उनके आंसर नहीं होते। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सीएपीएफ ओरिएंटेड है हमारा डिस्कशन, अपना यूपीएससी सीएपीएफ। और हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है, क्या? अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना, सिंपल से। जैसे जैसे हमारी नॉलेज पूल, हमारा डायमेंशन बढ़ता जाएगा, हमारा हॉरिजॉन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम नई नई चीजों को टैकल कर सकेंगे। चाहे वो जैसे बोलते हैं कि यूपीएससी का जो एग्जाम है वो अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है, स्पेशली मैं सीएपीएफ की बात कर रहा हूँ। तो वो भी प्रिडिक्ट कर पाओगे जब आपकी नॉलेज जो है बहुत ब्रॉड होगी। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एसे राइटिंग पेपर 2 के लिए हमारा ये जो है एम। तो इंडिया यहाँ पे एडिटोरियल में बताया गया मेरे प्यारे बच्चों, जो इंडिया है अभी एक क्रॉस रोड के ऊपर है। क्रॉस रोड मतलब कि दो रास्ते जो आपस में काटते हैं, यहाँ पे इंडिया खड़ा है। जहां पे एक तरफ तो क्या है, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन है। जैसे आप देखते हैं कि एआई हो गया, जनरेटिव एआई हो गया, या फिर नई नई जो मशीन लर्निंग हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। तो एक तरफ तो ये टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, दूसरा कल्चरल नेशनलिज्म। कल्चरल नेशनलिज्म मतलब कि लोग लोग या फिर आप बोल लीजिए कि हमारे इंडिया के अंदर अभी वो 3 लैंग्वेज वाली पॉलिसी से रिलेटेड कुछ चल रहा है। तो रीजन जो है वो अपनी उसको प्रमोट कर रहे हैं, हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं, ये सारी चीजें चल रही है। हम एडिटोरियल डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी चीज को लेके यहाँ पे बताया गया है कि दो चीजों के बीच में आज इंडिया खड़ा हुआ है, क्रॉस रोड के ऊपर। तो यहाँ पे और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, चिंता मत करो। यहाँ पे बताया है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसका एम तो क्या है, ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप बनना। और आप सभी को पता है हमारे अभी मोदी जी जो हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने जो पेरिस के अंदर एआई एक्शन सबमिट हुई थी उसके अंदर को चेयरिंग भी करी थी। तो हमारी इंडिया का जो गोल है वो क्या, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप में जो है आगे बढ़ना। लेकिन दूसरी तरफ ये हमारी जो लिंग्विस्टिक पॉलिसीज है, 3 लैंग्वेज पॉलिसी हो गई, जिसमें हिंदी को जो है 3rd लैंग्वेज का वो बोल रहे हैं। हमने इसके प्रॉज, पॉजिटिव और नेगेटिव्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज भी आया है न्यूज़पेपर के अंदर। लेकिन हम जो ब्रॉडर जो डायमेंशन है इसकी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप चाहे तो देख भी सकते हैं हमारे प्रीवियस सीजन में। मैं इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो एक तरफ तो हमारा जो एम है वो क्या, ग्लोबल लीडरशिप देना किसमें, टेक्नोलॉजिकल फील्ड में। दूसरी तरफ हम लिंग्विस्टिक पॉलिसी की तरफ जो है ध्यान दे रहे हैं, जो कि आगे चल के जो है यहाँ पे एडिटोरियल में बताया गया कि हमारे इस एम को, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप बनने के एम को डिस्टर्ब कर सकता है, हिंडर कर सकता है, रोक सकता है। कैसे, अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे वही चीज मैंने बता रखी है। एक तरफ तो हमारे मोदी जी जो है एआई समिट को अटेंड कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे जो है रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जा रहा है इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश क्यों क्रूशियल मानी जाती है? देखो, हमारी इंडिया के एंटी इंग्लिश जो है फीलिंग है ही, आप सभी को पता है, अंग्रेज अंग्रेज करके बोलते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एंटी इंग्लिश जो फीलिंग है, या फिर बोल लीजिए कि हिंदी को प्रमोट करना, ये सारी चीजें हैं। क्यों यहाँ पे बताया गया है कि ये जो चीज है हमारे जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है हमारे, जैसे टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप बनना, इसमें बाधा क्रिएट कर सकती है, हिंड्रेंस क्रिएट कर सकती है। क्योंकि समझेंगे इसको, इंग्लिश जो है क्रूशियल है किसके लिए, हमारे हायर एजुकेशन के लिए। लेट से आप सपोज कीजिए कि आप जो है बीए कर ली आपने, बीए भी आप देखेंगे तो वहाँ पे
मैक्सिमम इंग्लिश में होती है। उसके बाद आपने जो है बीए के बाद आपने एमए करी, उसके बाद पीएचडी करते हैं, तो मैक्सिमम जो हायर एजुकेशंस होती हैं उनके जो मटेरियल्स होते हैं, ये तो हो गई बीए की बात। आप बीटेक की सोच लीजिए, बीटेक आपने टेक्निकल कर रखी है या फिर साइबर सिक्योरिटी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एआई फील्ड में, मशीन लर्निंग में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके अंदर जो है मैक्सिमम हायर जो हमारी एजुकेशन है वो किस में होती है मेरे प्यारे बच्चों? इंग्लिश में होती है। चाहे लॉ हो गया आपका, हेल्थ केयर हो गया, या फिर कोई आपको ढंग की जॉब चाहिए है कि आपकी लाख 1.5 लाख 3 लाख रुपए सैलरी हो, तो ऐसी जो एस्पायरेशनल जॉब है ये सब पॉसिबल है कब? जब आप इंग्लिश जो है वो बोल पाते हैं, इंग्लिश को समझ पाते हैं। इंग्लिश क्या है आपकी, काइंड ऑफ क्या है, फर्स्ट एंड वो है वो लैंग्वेज है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तब आप ये सारी चीजें जो है अचीव कर सकते हैं अपने लाइफ टाइम के अंदर। लेकिन हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है इंडिया के अंदर, सिर्फ 10% जो इंडियन है उनको ही इंग्लिश जो है एक्सेस है। तभी हमारे यहाँ पे देखेंगे आप, क्या है हमारे यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश वाला डिवाइड भी है, ठीक है, जो मैंने पहले भी डिस्कस करा है ट्यूटोरियल्स के अंदर। यहाँ पे वही चीज, उसी चीज को यहाँ पे रिपीट किया गया है, एम्फोसाइज किया गया है कि आप देखेंगे कि जो प्राइवेट जो स्कूल में होते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जो है पटर पटर इंग्लिश बोलते हैं, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली इंग्लिश बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो है ग्लोबलाइजेशन का जो बेनिफिट है वो उठा लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन आपको पता है इंटरकनेक्टेड हो चुका है, लेकिन मैक्सिमम जो देश है वो हिंदी तो नहीं बोलते, वो तो सारे इंग्लिश बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इंग्लिश है उनको एज मिलता है। यही सारी चीज मैं आपको समझाना चाहता था। और हमारे यहाँ पे मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ते हैं, हमारे सरकारी स्कूलों में 65%। और यहाँ पे सरकारी स्कूलों में वही जो लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म है वो चल रहा है कि हिंदी को प्रमोट करो, लेकिन आगे चल के जब वो जॉब्स में जाते हैं तो वहां पे उन्हें प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। यूथ एज में, अपने कॉलेज एज में तो वो चला देते हैं कि जैसे तैसे करके, लेकिन बाकी जब जॉब फील्ड में जाते हैं तो फिर वो नई नई ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं और फिर इंग्लिश बोलना सीखते हैं। ये सारी चीजें जो रियलिटी है वो आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पहले पैराग्राफ में हमें एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो गई, क्या, कि जो इंग्लिश है, आपको अगर इकोनॉमिकली प्रॉस्पर होना है, आपकी ड्रीम जॉब को अचीव करना है, या फिर हायर एजुकेशन में जाना है, तो इंग्लिश जो है कंपलसरी है, काइंड ऑफ, ठीक है। यही चीज यहाँ पे बता रखी है। इसी की वजह से हमारी इंडिया के अंदर क्या है, डिवाइड है। सिर्फ ये इंग्लिश की वजह से भी डिवाइड है, इकोनॉमिक डिवाइड भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूटेड करता है इस लिंग्विस्टिक डिवाइड में, कि कुछ जो है किन्हीं लोगों को सिर्फ इंग्लिश बोलनी आती है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। और अगर ये भी अगर हिस्ट्री में जाए तो आप कहीं ना कहीं वो जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी उसको कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज हमने समझी। उसके बाद अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। आप सभी को पता है ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस बढ़ रहा है, और यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है जैसे एआई। और एआई की वजह से जो डिस्ट्रप्शन आएगा वो आप सभी को पता है, डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि जॉब्स के अंदर ले ऑफ होगा, लार्ज स्केल के अंदर मशीनें जो है ज्यादा काम करेगी। तो यहाँ पे जो नई अपॉर्चुनिटी आएगी, जो नई जॉब्स आएंगी वो एआई फील्ड के अंदर आएगी, मशीन लर्निंग के अंदर आएगी। और ये क्या है, ये हायर एजुकेशन का एस्पेक्ट है। अब इसको रीच करने के लिए कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। यही चीज यहाँ पे बता रखी है कि ये जो हमारा 21st सेंचुरी है, ये कोई मिलिट्री वाला यहाँ पे कॉम्पिटेटिवनेस नहीं चल रहा है कि मिलिट्री की पावर दिखा रहे हैं। यहाँ पे दिखानी है किसकी, अपनी ह्यूमन कैपिटल्स की पावर। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा समझना। ह्यूमन कैपिटल होता है जब किसी कंट्री का जो रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब जैसे मैं हो गया, आप हो गए, हम क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। जब ये पोटेंशियल वाला होता है, ये जब स्किल वाला होता है, तो कहीं ना कहीं तब वो जो कंट्री है कह सकती है कि मेरी जो ह्यूमन कैपिटल है बहुत स्ट्रांग है। यही चीजें यहाँ पे बता रखी है। और हम आमतौर पर क्या सुनते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो गया, आपको जस्ट रियलिटी पता होनी चाहिए। एडिटोरियल तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही रहे हैं। जो सोशल मीडिया होगा वहां पे क्या होता है, ज्यादातर आपको देखने को मिलता है क्या, कि सोशल मीडिया पे जो है ट्रेंड चलता है कि लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म का, जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जब रशिया के अंदर जब है रशियन बोलते हैं, चाइना में चाइनीज बोलते हैं, जापान में जापानीज बोलते हैं, इन सब कंट्रियों में जब लोकल लैंग्वेज बोलते हैं तो इंडिया में हिंदी क्यों नहीं बोलते, ये आपने सुना होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो कंट्रीज हैं, जो हम सोशल मीडिया पे जो मिथ जो फेस करते हैं, ये क्या है, एक तरह का मिथ है। यहाँ पे एडिटोरियल में भी बताया गया और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, मैं दोनों शेयर करूंगा। यहाँ पे एडिटोरियल में बताया गया इजराइल, चाइना, साउथ कोरिया और वियतनाम हो गया, ये जो कंट्रीज हैं, ठीक है, ये जो कंट्रीज है ये भी अब जो इंग्लिश है इसको एज अ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह यूज कर रही है, स्ट्रेटेजिक वे में यूज कर रही है। अपनी जो यूथ है उनको इंग्लिश सिखा रही है
क्यों? ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस, ग्लोबल कनेक्टेडनेस के लिए। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं एक स्पीकिंग क्लब का मेंबर हूं, ठीक है। तो उस स्पीकिंग क्लब के अंदर मैंने रशियन से बात करी, मैंने जर्मन से बात करी, मैंने जापानीज से बात करी, मैंने चाइनीज लोगों से बात करी। दे ऑल आर वांट टू लर्न इंग्लिश। वो सारे जो लोग हैं वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। स्पीकिंग क्लब बेसिकली इंग्लिश का ही क्लब है। तो जब ये सारे नेशन सीखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया पे हम जो फेस कर रहे हैं ये एक तरह का मिथ है। ये एडिटोरियल ने भी ब्रेक करा और ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसने भी ब्रेक करा। तो ये नेक्स्ट चीज अब देखते हैं। इजराइल की बात करिए, यहाँ पे हमने देख लिया ये सारी जो कंट्रीज है कहीं ना कहीं इंग्लिश को एज अ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यूज कर रही है। जैसे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं, अब क्या क्रिएट कर रहे हैं? ह्यूमन कैपिटल्स। कैसे? उनको इंग्लिश सिखा के, ठीक है। यहाँ पे ये बता रखा है इजराइल में जो टेक्नोलॉजिकल सक्सेस है ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना चाहे तो किसको कर सकते हैं? एक तो वहां के जो सिटीजन है बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। सेकंड, ये जो साइंटिफिक जो एजुकेशन होती है, स्टेम एजुकेशन, जो साइंस टेक्नोलॉजी वाली जो एजुकेशन होती है ना, इसको कहते हैं स्टेम एजुकेशन। इन दोनों चीज में क्या है? ये महारत हासिल कर रखी है एक तरह से बोला जाए तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों चीज भी क्लब है आपस में। क्यों? हमने अभी देखा था क्या? हायर एजुकेशन। आपको लॉ लेना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश एज अ मीडियम चूज करना पड़ेगा। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी होगी तो ये एजुकेशन में भी जो हमारा आउटकम है वो भी अच्छा होगा। यही इजराइल यहाँ पे कह रहा है। उसके बाद चाइना हो गया, साउथ कोरिया हो गया, यहाँ पे भी सेम चीजें हो रही हैं। ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को अपनी नेशनल जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, टेक ड्रिवन इकोनॉमी बना रहे हैं। तो देखो जब पूरा वर्ल्ड जो है यही चीज कर रहा है तो इंडिया क्यों जो है एक तीसरा रास्ता चुन रहा है? और इंडिया क्यों जो है अपने आप को जो है आइसोलेट करना चाहता है? लेट्स से आप सपोज कीजिए, आप एक एग्जांपल लेके समझिए इस चीज को कि लेट्स से अगर इंडिया के अंदर ही जो है हम रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करें, ठीक है। तमिलनाडु वाला तमिल बोले, नॉर्थ इंडियन वाला हिंदी बोले, गुजरात वाला गुजराती बोले। लेट्स से इन सब ने इंजीनियरिंग कर ली, चारों लोगों ने इंजीनियरिंग कर ली, ठीक है। एक कंपनी कोई खुली जिनमें ये तीनों लोग जो है यहाँ पे एक तरह से आ गए, ठीक है। आने के बाद ये क्या है? कभी ये कोलैबोरेट कर पाएंगे एक साथ में? आप सोच के देखिए खुद, कभी ये कोलैबोरेट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी लैंग्वेजेस ही नहीं मिलेगी। तो यही कोट का मतलब था मेरे प्यारे बच्चों की जो लैंग्वेज है, अगर हम अपनी लैंग्वेज को लिमिट कर देंगे तो ये जो हमारा वर्ल्ड का जो हमारा एक्सपोजर है ये लिमिट हो जाएगा। यही से इस आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है। अब इसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट क्या लेके आ रही है? गवर्नमेंट लेके आ रही है 3 लैंग्वेज पॉलिसी। मतलब क्या? कि हिंदी सिखा दो। यही तो दिखा रहे हैं, हिंदी सिखा दो, ठीक है। तो आपको पता है स्कूल्स की हालत कैसी है, हमने एडिटोरियल में डिस्कस करा था। स्कूल्स के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं है, टीचर्स नहीं है। अब ये थर्ड लैंग्वेज जो फॉर्मूला है ये अडॉप्ट कर लेंगे तो ये रीजनलिज्म की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और यही रीजनलिज्म की प्रॉब्लम आज हमने न्यूज़पेपर में देखी कि जो तमिलनाडु है उसने अपने बजट के अंदर रुपी सान को ही इंक्लूड नहीं किया, वो अपना ही तमिल का कोई वर्ड लेके आ गया। तो देखो ये सारी जो प्रॉब्लम है इंटरलिंक्ड है। हमारी गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा कि जहां पे वर्ल्ड जा रहा है वहीं पे जाने की जरूरत है, क्यों तीसरा रास्ता पकड़ना, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देख रखा है कि चाइना हो गया, साउथ कोरिया हमने ऑलरेडी देख लिया। तो यहाँ पे क्या है? यूटिलिटेरियन रोल की जो है ग्रेटर बेनिफिट टू द ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल वाला जो है वो फंडा जो है अपनाना चाहिए। उसके बाद यही चीज जो देख ली हमने, हम ये डिस्कस करी, यही सारी चीज यहाँ पे है। उसके बाद वियतनाम की बात करें तो देखो वो भी नेशनल फॉरेन लैंग्वेज प्रोजेक्ट लेके आया है जिसमें 70% वो अपने एम रखेगा कि जो 70% वहां के लोग हैं हायर एजुकेशन के अंदर उनको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी दे। मतलब वहां के जो यूथ हैं वो जब स्कूल से निकलेंगे तो वो इंग्लिश बोलते हुए निकलेंगे 70%। और जो सिविल सर्वेंट्स है वहां के 100% वो इंग्लिश बोलेंगे 2030 तक। तो देखो ये वियतनाम जैसी कंट्री जो है वो एम कर रही है इस चीज को। क्यों? क्योंकि ग्लोबल कनेक्टेडनेस हमें बढ़ानी है, हमें ग्लोबल कम्युनिटी से कनेक्ट होना है, तभी तो जो है हमारी इकोनॉमी फ्लोरिश कर पाएगी। और वियतनाम जैसी छोटी कंट्री कर रही है तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता? ठीक है, यही चीज यहाँ पे बता रखे। इंग्लिश का जो यूज है जो वर्ल्ड की जो कंट्रीज है, चाहे वो जापान हो गया चाहे वो रशिया हो गया, स्ट्रेटेजिकली कर रही है एआई में, मैन्युफैक्चरिंग में, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में। और आपको तो पता भी है मेरे प्यारे बच्चों की जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है। अब जब वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है तो उसको इंग्लिश लैंग्वेज को तो इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, अपनाना ही पड़ेगा। तो ये चीज एडिटोरियल में भी बता रखी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बता रखा है कि इंग्लिश वही क्रूशियल है जॉब मार्केट में एक्सेस करने के लिए, जो हमने डिस्कस करा। अब देखो यहाँ पे नीति आयोग भी इसी चीज को बोल रही है जो मैंने अभी डिस्कस करा, सेम चीज वो कि इंग्लिश जो है, देखो जो नीति आयोग है इतना बड़ा इंस्टीट्यूट भी यही बोल रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी यही बोल रही है। तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर हमने इंग्लिश को
अपनी लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करा तो अपने हम हॉरिजॉन को लिमिट कर लेंगे, जैसे अभी हमने कोर्ट के अंदर पढ़ा, क्योंकि पूरी वर्ल्ड की कम्युनिटी इसको स्ट्रेटेजिकली यूज कर रही है, तो इंडिया को भी इसे स्ट्रेटेजिकली यूज करने की जरूरत है। वही नीति आयोग बोल रहा है कि इंग्लिश जो है एम्प्लॉयमेंट में बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट होता है, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी यही अपनी फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 में बोलता है, इंग्लिश जो है बहुत ज्यादा असेंशियल है किसके अंदर, एआई, साइबर सिक्योरिटी और जो अपेक्स जो जॉब्स होती है उनके अंदर, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा, वही जो है नीति आयोग और ये हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपनी रिपोर्ट में कहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझ तो आ गया होगा कि क्या फंडा है, सारा टोटल वही फंडा है भैया, इंग्लिश को प्रमोट करना पड़ेगा। और यही यहाँ पे बता रखा है कि जो हमारा इंडिया है अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है तो ये जो अपनी थर्ड पॉलिसी वाली है इसको छोड़ के जो है ग्लोबल टेक जैसे चल रहा है, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं उसी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उसी दिशा में चलना पड़ेगा। क्यों, जब हवा इधर की चल रही है तो इधर भागना हमें, एक तो वैसे रेजिस्टेंस होगा और कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे हम जो ऑलरेडी पिछड़े हुए हैं। यही चीज यहाँ पे बता रखी है, यही चीज हमें समझ भी आ रही है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, बैलेंस्ड लैंग्वेज पॉलिसी। देखो यहाँ पे हमारे पॉलिटिशियंस को समझना चाहिए कि अगर देश का भला होगा तो हमारी जनता का भला होगा, ठीक है, जनता का भला होगा तो उनका भला होगा। लेकिन वो क्या करते हैं, डिविसिव पॉलिटिक्स के चक्कर में हमारी जनता को तोड़ देते हैं, हिंदी नॉन हिंदी के इसमें हमारा इंडिया डिवाइड हो रहा है इस टाइम पे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हमारा प्रोस्पेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग हब बनना, ठीक है, लीड करना टेक्नोलॉजी के अंदर, ये कहीं ना कहीं हिंडर होगा। यही स्टार्टिंग से और अभी तक हमें समझ आया है, और यही एडिटोरियल के अंदर भी बोल रखा है कि जो है हमारी जो लैंग्वेज पॉलिसीज हैं कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस क्रिएट करती है। हम कहीं ना कहीं एम्फोसाइज करते हैं हिंदी को और ओवर इंग्लिश को। देखो इंडिया के अंदर तो कर लोगे आप इसको एम्फोसाइज, लेकिन इंडिया से बाहर क्या करोगे, ठीक है, इंडिया से बाहर तो हमें इंग्लिश बोलनी ही पड़ेगी, कोई नहीं बोलता है हिंदी इंडिया से बाहर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि ये जो है ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश, ठीक है, तो जो चल रहा है उस ट्रेंड में ही हमें बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है, कहीं अलग से गंगा नहर खोदने की जरूरत नहीं है। ये चीज ही हमें समझ आ रही है कि हमारा जो इंडिया है कहीं ना कहीं इम्बैलेंस क्रिएट कर रखा है, हिंदी को प्रमोट करता है ओवर इंग्लिश, और जो पॉसिबल नहीं है। और जो स्टेट्स जो है इस लिंग्विस्टिक में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, इंग्लिश को प्रमोट करते हैं, उन स्टेट्स की जो जीडीपी है वो ऑलरेडी आगे, जैसे यहाँ पे केरला का मॉडल यहाँ पे बता रखा है। तो फाइनली यही यहाँ पे हमारा कंक्लूजन निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कि अगर हमें डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है, आपको पता है ना मैक्सिमम हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन वाला आपने पढ़ा होगा, ये भी डिस्कस कर रखा है हमने एडिटोरियल में, कि हमारे यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो यूथ पॉपुलेशन है, ठीक है। अगर इस यूथ पॉपुलेशन को तुम हिंदी सिखा दोगे तो भैया ये जॉब कहाँ पे लेगी, क्योंकि जॉब्स में तो इंग्लिश चाहिए, यही नीति आयोग बोल रहा है और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोल रहा है। तो इंग्लिश सिखाओ उनको, जैसे हमारा वियतनाम कर रहा है, वैसे हमें टारगेट्स लेके आने चाहिए। तो यही हमारा एक ये एंड का कंक्लूजन दे रखा है कि अगर हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड जो रीच करना है, अपनी पॉपुलेशन को है स्ट्रेटेजिकली ह्यूमन कैपिटल बनाना है, तो उन्हें इंग्लिश सिखानी ही पड़ेगी, ताकि ये जो ग्लोबल जो हमारी नई जॉब्स आ रही हैं, आपको पता है ना कि ये नहीं तो वो जिसे कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए, कि हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है, एआई वगैरह आ रहा है, साइबर सिक्योरिटी आ रही है, हमारे यूथ को जब वो पढ़ना ही नहीं आएगा, चैट जीपीटी पे मारेंगे प्रॉम्प्ट और वो इंग्लिश में पढ़ना ही नहीं आएगा, तो वो कैसे कर पाएंगे। हमें कहीं ना कहीं हमारे यूथ को ये सब चीजें सिखानी चाहिए, पॉलिटिक्स को छोड़ो और हमारी कंट्री को आगे बढ़ाओ। यही यहाँ पे टोटल इस एडिटोरियल में बोला गया है और हमें समझ भी आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया हो, होली का दिन है तो यहाँ पे खुशी से होली मनाओ और थोड़ा सा पेपर 2 के लिए राइटिंग भी कर लो, ठीक है। क्यों, क्योंकि होली तो एक दिन के, करियर आपका जो है स्टेबल रहेगा हमेशा के लिए। तो यही चीज है, यहाँ पे जल्दी से ये पेपर 2 वाला है, इसको लिखने का ट्राई करो, क्योंकि आप सभी को पता है आ रखा है, अब तो फॉर्म भी निकल गए, सबमिट भी करा दिए होंगे मैक्सिमम मेरे प्यारे बच्चों ने, और एग्जाम भी अपना होने ही वाला है, एग्जाम हो जाएगा अगस्त में, ज्यादा 4 महीने रह रखे हैं टोटल, तो 4 महीने रह रखे हैं, तो आज से स्टार्ट करो लिखना मेरे प्यारे बच्चों, कल कल करते हुए बहुत देर होगी, अब लिखो और अब हमारा जो वो वाला है डिस्कशन ग्रुप है उसमें शेयर करो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तमिलनाडु रो, जो मैंने अभी बताया था डिविसिव पॉलिटिक्स और रीजनलिज्म, वही यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो तमिलनाडु बजट है, अभी तमिलनाडु ने बजट पसंद किया, प्रेजेंट किया, तो उसके अंदर जो हमारा रुपीज का लोगो है, ठीक है, ये जो रुपीज का लोगो है समझते हैं हिंदी का सिंबल है, तो ये जो रुपीज का लोगो है इसको रिप्लेस करके उन्होंने ये जो रो दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये जो रो दिख रहा है आपको ये वाला सिंबल जो है वो लेके आए, और ये जो रिप्रेजेंट करता है क्या, रूबाई, तमिल वर्ड है रुपीज के लिए, इस रूबाई को, ठीक है। तो थोड़ा सा ये याद रखना, इस लोगो के नीचे उन्होंने अपने बजट में प्रेजेंट करा, नोट पे नहीं छापा है, उन्होंने अपने बजट में प्रेजेंट करा है, ठीक है। इस लोगो के नीचे एक जो स्लोगन लिखा था वो क्या, एरकुम अल्लम,
मतलब एवरीथिंग फॉर एवरीवन। तो ये कुछ चल रहा है इंडिया के अंदर, तो आपको थोड़ा सा पता भी होना चाहिए। तो ऑल्थो ये जो है रीजनलिज्म की प्रॉब्लम में आप यूज कर सकते हैं इस पॉइंट को। ये जो पॉइंट दे रखा है, जब आप कभी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई टॉपिक डिस्कस करो तो रीजनलिज्म की प्रॉब्लम को इसमें डिस्कस कर सकते हो, रीजनलिज्म की प्रॉब्लम में इसको डिस्कस कर सकते हो। तो ये हमारा बेसिकली पेपर 2 के लिए टारगेट रहता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के लिए। तो हम वही रखेंगे, इसको अपना एडिटोरियल में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो रो है इसके ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो हमारा साइन होता है, रुपए का साइन होता है, बैंक नोट पे साइन होता है, ये सारी चीजें ये करता कौन है? क्या ये तमिलनाडु है, ये ऑथराइज्ड है ये सब चीजें करने के लिए? नहीं तो ऐसे तो अलग अलग स्टेट जो है, वेस्ट बंगाल भी अपना कुछ लेके आएगा एक सिंबल, फिर ऐसे केरला भी लेके आएगा, फिर तो ऐसे कर्नाटका भी लेके आएगा, फिर राजस्थान भी लेके आ जाएगा, बोलेगा हमारा भी यार ये होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं भाई ये ऑथराइज्ड कौन है, क्या वो ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दोनों चीज देखेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो डिजाइन हो गया या इश्यूएंस हो गया, हमारा जो बैंक नोट हो गया, कॉइन हो गया, ये करता कौन है? आरबीआई करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों करती है। देखो नोट जो है हमारा आरबीआई इशू करता है और जो कॉइन है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ये यहाँ पे बता रखा है, इसका डिजाइन फॉर्म, ये सारी चीजें। तो जब भी कोई चेंज करना होता है करेंसी नोट के अंदर, तो अप्रूवल चाहिए किसका? आरबीआई सेंट्रल बोर्ड का या और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का, दोनों। और अगर चेंज करना हो कॉइन के अंदर तो वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आरबीआई से पूछे बिना भी कर सकती है, ठीक है। तो ये दोनों तो हमें पता चल गया कि आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर कर सकती है सारी चीजें। अब थोड़ा सा आरबीआई का रोल देख लेते हैं नोट को इशू करने में। नोट जो होता है ना उसको इशू करने में सेक्शन 22 बोलता है आरबीआई एक्ट का, आरबीआई एक्ट 1934 का। बच्चों ये इसको थोड़ा सा याद रखना कि जो बैंक नोट है इसको इशू करना आरबीआई की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोल राइट है। सेंट्रल बैंक इंटरनली वर्क आउट अ डिजाइन, सेंट्रल बैंक बनाएगी डिसाइड और ये अपना सेंट्रल बोर्ड के सामने पुट रखेगी। ये सारी चीजें जो है वो, तो एक चीज समझ आ गई हमें यहाँ पे क्या, कि जो आरबीआई है उसका सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है नोट के मैटर में, ठीक है। जो नोट है उसका डिजाइन, साइन वाइन, ये सारी चीज वो कर सकती है। अब आ गई कॉइन की बात, तो मिंटिंग ऑफ कॉइन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, कॉइनेज एक्ट 2011 के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा ये याद रखना चाहिए। और जो गवर्नमेंट है यही डिजाइन करती है और मिंट करती है कॉइन को। तो एक नोट के ऊपर हमारा आरबीआई और कॉइन के ऊपर हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। दो चीज है, इसको थोड़ा सा याद रखना। नोट पे कौन है? हमारा आरबीआई है, कॉइन के ऊपर हमारी है सेंट्रल गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री बेसिकली, और कौन सी होगी, ठीक है। रोल यहाँ पे बता रखा है, आरबीआई का रोल है, लेकिन सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन तक लिमिटेड है। कॉइन के मैटर में सिर्फ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। और जो कॉइन है वो कहाँ मिंट होते हैं? मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, कोलकाता हो गया, नोएडा, 4 जगह जो है हमारे सिक्के छापे जाते हैं। और हमारे यहाँ पे नोट की बात करें जिसपे आरबीआई का प्रेरोगेटिव राइट है, ये गवर्नमेंट की दो, एक नोट छापने की एजेंसी, एक देवास में हो गई, एक नासिक में हो गई। और जो दो हैं वो हमारी आरबीआई ने ऑन कर रखी है, जैसे मैसूर और साल्बोनियो में हुए। तो देखो यहाँ पे पूरा ऑल ओवर इंडिया में जो है आपको नोट छपते हुए मिल जाएंगे। बस ये थोड़ा सा याद रखना कि जो हमारी आरबीआई की है वो कौन है? भारतीय रिजर्व नोट मुद्रा लिमिटेड। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जो नोट है, नोट प्रेस है, सिर्फ ऑलरेडी ओनली ओन्ड बाय द आरबीआई? नहीं, यहाँ पे तो देखो आधी आधी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, आधी जो है आरबीआई के पास है, ठीक है। तो नोट छापना जो है आरबीआई का इकलौता धर्म है, लेकिन छापने के लिए जो एजेंसी बना रखी है ये तो दो है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक आरबीआई। इसको थोड़ा सा याद रखना। अब बात आती है ये वाली, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एक वो लोगो लेके आई है, क्या ऐसे ला सकती है? ये तमिलनाडु जो लोगो लेके आई है कैसे ला सकती है? देखो बिल्कुल ला सकती है, वो उनका खुद का वो उनके उसके स्टेट लिस्ट के अंदर आता है लोगो वाला। लेकिन वो नोट के ऊपर या फिर इंटरनेशनली उसको नहीं छाप सकती, वो अपने स्टेट तक उसको सीमित रख सकती है। तो हाँ ये हो सकता है, ठीक है, इसीलिए हुआ है, तभी नहीं तो इस पे ही ऑब्जेक्शन आ जाते। स्टेट कर सकती है लेकिन इसकी कोई नेशनल जो है वो वैल्यू नहीं है, ये समझने वाली बात है। स्टेट अपने अपने आप को खुश करने के लिए कर सकती है, नेशनल को इसकी वैल्यू है ना ही इसकी इंटरनेशनल कोई रिकॉग्निजेंस है, ठीक है। ये हो गया हमारा तमिलनाडु रो। और ये हमारा कौन नोट छापता है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी चीज हमने डिस्कस कर ली। ये क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे प्यारे बच्चों, इसको अटेम्प्ट करके देखो। देखो क्वेश्चन अटेम्प्ट करा करो, मैं देखता हूँ किसी का गलत होता है तो मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है। और मैं कोशिश भी करूंगा कि संडे संडे अब इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूं। तो आप कमेंट जरूर करो, क्योंकि कमेंट नहीं करोगे तो दिमाग नहीं चल पाएगा। यहाँ पे दिमाग चलाना आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हुमायूं टॉम, एंड में लगा लेना, ठीक है। हुमायूं टॉम बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रही है जो फोटो द हिंदू के अंदर आई थी, बहुत प्यारी फोटो है। तो इसको थोड़ा सा हम हुमायूं टॉम को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में ऐसे क्वेश्चन कभी कभी दे देता है।
तो देखो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो ऑफ इंडिया है, यही आर्कियोलॉजिकल साइट जो होगी इनकी रिसर्च और प्रोटेक्शन के लिए जिम्मेदार है, इसके लिए भी यही जिम्मेदार है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है मेरे प्यारे बच्चों? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, ठीक है। हुमायूं टॉम कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है। किसका एग्जाम्पल है? मुगल आर्किटेक्ट का। आप बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हो, ये तो बहुत ईजी चीजें हैं। कोई नहीं, अभी थोड़ा सा रुको, टफ चीजें भी आएंगी, इजी से टफ पे जाएंगे हम, ताकि टफ से इजी पे आएंगे, ठीक है। अब देखो, ये जो हमारा हुमायूं टॉम है, ये की पॉइंट है। देखो हमारा जो हुमायूं टॉम है 1570 में बना था। ये पहला गार्डन टॉम है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, इसके अंदर पाकिस्तान भी आ जाता है, ठीक है। देखो ये जो हमारा ये जो हुमायूं टॉम दिख रहा है, पहला ये गार्डन टॉम है जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बना था। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये जो चार बाग वाला आर्किटेक्ट होता है, ये मुगल आर्किटेक्ट है। चार बाग मतलब कि चारों साइड बाग होते हैं और बीच में कुछ होता है, ठीक है। तो ये चार बाग कहते हैं इसे। चार बाग जो है ये मुगल आर्किटेक्ट का साइन है, और ये जो गार्डन टॉम है ये भी चार बाग वाला ही है, लेकिन सबसे पहला है इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, ठीक है। और कितने भी जितने भी मेजर जो आर्किटेक्चर इनोवेशन है कहीं ना कहीं इसी से इंस्पायर्ड हुए हैं, इंक्लूडिंग ताजमहल, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारा हुमायूं टॉम है ये किसने बनाया? ये बनाया है अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अमर अकबर, ग्रेट अकबर ने इसको बनवाया है। एक तरह से देखा जाए पैट्रोनेज उसी का है। इसको डॉर्मिटोरी ऑफ मुगल्स भी कहते हैं। जो हमारा हुमायूं टॉम है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसको डॉर्मिटोरी ऑफ मुगल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 150 मुगल जो फैमिली के मेंबर्स थे उनकी कब्र है। बहुत अच्छा वो दे रखा है एग्जाम्पल। चार बाग हमने देखा अभी यहाँ पे है, और चार बाग है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज जरूर याद रखिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है यूनेस्को के अंदर, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये हमारा किसके अंदर आता है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। कौन सा? हमारा हुमायूं टॉम। इसको थोड़ा सा याद रखना। देखो की पॉइंट्स दे रखे हैं, उन्हीं से दो स्टेटमेंट दे देगा और घूमते रह जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। यूनेस्को के अंदर आता है, अकबर पैट्रोनेज है, डॉर्मिटोरी ऑफ मुगल्स, और पहला गार्डन टॉम है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया में तो होगा ही होगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। ताजमहल हो गया, किसने बनाया था? शाहजहां ने, ठीक है। ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, थोड़ा सा देख लेना कब बनाया था, बिटवीन 1632 और 53 में। रेड फोर्ट हो गया हमारा, लाल किला, शाहजहां ने बनवाया था, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। उसके बाद जामा मस्जिद हो गया, जामा मस्जिद भी शाहजहां ने बनाया था, ठीक है। उसके बाद बादशाही मॉस्क्यू हो गया, इसको थोड़ा सा देखना। बादशाही मॉस्क्यू जो है इंडिया के अंदर नहीं है, ये लाहौर के अंदर है, ठीक है। इतना थोड़ा सा याद रखना, ये लार्जेस्ट मॉस्क्यू है इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी जो मॉस्क्यू है वो कहाँ पे है? लाहौर पाकिस्तान के अंदर, बादशाही मॉस्क्यू, ठीक है। तो ये कुछ था हमारा मुगल हिस्ट्री से। इंपॉर्टेंट तो है ही डेफिनेटली, और न्यूज़पेपर के अंदर भी आ रखा है, तो थोड़ा सा हमने समझ लिया। की पॉइंट्स है, एक एक पॉइंट करके दो लाइन दे देगा और फिर उसी में पूछ लेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सारी लाइंस को अच्छे से समझना कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। अब इसका आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 2। देखो तुम्हें समझ आया नहीं आया? मैंने भी यहाँ पे 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट दे दी, अब देखो तुम आता है नहीं आता है। स्पेस डेक, देखो तीसरी बार ये डिस्कस कर रहे हैं हम। यहाँ पे अभी क्या हुआ है, ये जो हमारा स्पेस डेक्स मिशन है, इसको इसरो ने अनडॉक करा है। अनडॉक करा है स्पेस के अंदर। देखो क्या हुआ था कि 2 यहाँ पे भेजे गए थे सैटेलाइट, दोनों को इसरो ने जोड़ दिया था स्पेस के अंदर। इसे डॉकिंग कहते हैं, डॉकिंग टेक्नोलॉजी। अब इसको अलग कर दिया, इसे कहते हैं अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी। तो दोनों के अंदर इंडिया ने महारत हासिल कर ली है, और ऐसा ये पूरे वर्ल्ड में चौथी कंट्री है, किसके बाद? यूएस से, रशिया और चाइना। तो देखो बहुत ही गर्व वाली प्राइड वो है, फीलिंग है कि भाई इंडिया जो है 4th कंट्री बन चुका है स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो स्पेस में तो इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे जो 2 सैटेलाइट थे, एक थे चेजर, एक था टारगेट SDX-1, SDX-2, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखना। क्या क्या करा है? वही करा है भाई, वहां पे मैन्यूवरिंग करी, ये डॉकिंग करी और अनडॉकिंग करी, वही यही चीज वहां पे टेस्ट करने गया था। ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? इंडिया के फ्यूचर मिशन के लिए तो है ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा इंडियन स्पेस स्टेशन। देखो हम यहाँ से जो है पूरा स्टेशन बना के तो भेजेंगे नहीं, वहां जाके टुकड़ों में भेजेंगे, उसको फिर डॉक करेंगे। तो इसके लिए डॉकिंग टेक्नोलॉजी टेस्ट करना जरूरी था। हमारे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को प्लान है जो हमारा, उसको वहां पे बनाने के लिए स्पेस के अंदर, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये हमारा डॉकिंग वाला, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको जरूर अटेंड करना, ठीक है। इसको जरूर अटेंड करना। देखो आप आंसर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, आपको थोड़ा सा भरोसा रखना पड़ेगा कि भाई जो मैंने पढ़ा है वो सही है, क्योंकि वहां पे एकदम क्लोज स्टेटमेंट देते हैं और फिर वहां पे हमें लगता है सारी स्टेटमेंट सही है। तो अपने आप पे सबसे पहले भरोसा होना चाहिए इन अच्छे एग्जामों को क्लियर करने के लिए। स्पेशली मैं यूपीएससी सीएपीएफ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे स्टेटमेंट्स ऐसी आती हैं कि हम अपने आप पे कंफ्यूजन करने लग जाते हैं, डाउट करने लग जाते हैं यार होगा या नहीं होगा।
तो बस इतना भरोसा करो कि मैंने पढ़ा है तो सही है, मैंने नहीं पढ़ा है तो सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम चीजें हम पढ़ लेते हैं, एक आधा क्वेश्चन हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन मैक्सिमम सही होंगे आपके, ठीक है। तो अपने आप पे भरोसा जरूरी होता है इस एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो इसी भरोसे के साथ ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट चलते हैं, आईएनए ट्रायल। देखो ये लास्ट है हमारा वैसे तो, लेफ्टिनेंट रंगास्वामी मालवन पिल्लई, ठीक है। ये आईएनए का वेटरन था, जो अभी आपको सैल्यूट करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ये सर हमारे जो है आईएनए के वेटरन है। तो इन्होंने अभी जो है ये थोड़ा सा यहाँ पे सेरेमनी वगैरह हुई होगी, वहां पे पार्टिसिपेट करा था, 99th बर्थ सेलिब्रेट करा था अपना। तो बहुत ही प्राउड मूवमेंट है कि भाई आईएनए जो सुभाष चंद्र बोस वाले आईएनए था, उसको, उसके जो वेटरन है वो अभी तक यहाँ पे हैं। तो थोड़ा सा वो है, मेरे को भी अच्छा लगा। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत अच्छा लग सकता है, क्योंकि टॉपिक ही अच्छा है, तो क्वेश्चन तो आने के चांसेस है ही यहाँ से। तो थोड़ा सा आईएनए की हिस्ट्री जान लेते हैं, क्योंकि अनुमान क्या होता है कि हमें, हम अब मेरे को हिंदी में बोलना नहीं आता, अनुमान ऐसे करके, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि हमें जब आईएनए का नाम सुनते हैं सुभाष चंद्र बोस आता है, और हमें लगता है आईएनए की जो स्थापना है, आईएनए का जो फाउंडेशन है, एस्टेब्लिशमेंट है, किसने करा है, हमारे सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा इंडियन नेशनल जो आर्मी है, आईएनए की फुल फॉर्म, सितंबर 1942 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसको किसने करा था, मोहन सिंह ने, ठीक है। देखो अब काफी बच्चे तो शॉक हो रहे होंगे, अरे मोहन सिंह ने करा था, अरे बिल्कुल मोहन सिंह ने करा था। अभी देखो आगे, मोहन सिंह ने करा था, ठीक है। हुआ क्या था बेसिकली, ये जो आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, ठीक है, उस टाइम के अंदर 1942 की टाइम है। और जापान जो था वो यूएसए के अगेंस्ट में लड़ रहा था, ठीक है। यूएसए हो गया, ब्रिटिश हो गया, ये सारे एक साथ मिले हुए थे, और जापान हो गया, रशिया हो गया, एक साथ मिले थे, इनसे लड़ रहा था, ठीक है। अब ये हो गया, जापान लड़ता लड़ता, जर्मनी, ये सारे थे, ठीक है। अब जापान लड़ता लड़ता जो है वहां पे अब बहुत सारे इंडियन प्रिजनर्स भी जमा हो गए थे। तो ये हमारे मनमोहन सिंह गए वहां पे, और वहां मनमोहन सिंह ये वाले नहीं, 1990 वाले नहीं, दूसरे वाले, पहले वाले, ठीक है। गए वहां पे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर से, जापान की सहायता से इन्होंने क्या करा, एक आईएनए की टीम बना ली, इंडियन नेशनल आर्मी बना ली, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या था, ब्रिटिश, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और थोड़ा सा जापानियों से डर, ठीक है। तीनों चीज थी इसके पीछे, थोड़ा रीजन भी याद रखना, इसकी वजह से जो है हमारा आईएनए फॉर्म्ड हुआ था। फिर उसके बाद जापानीज मिलिट्री से कुछ कंफ्लिक्ट हो गए, और 1942 में ये डिसॉल्व हो गया। फिर अब यहाँ पे आया हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का रोल, ठीक है। इन्होंने दोबारा से जो है इसको फॉर्म करा, रिवाइवल ऑफ आईएनए के जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। उन, पहले क्या था, पहले जो आईएनए था वो इतना ज्यादा कमिटेड नहीं था किसी इंडिविजुअल को लेके, लेकिन अब ये जो सोलली कमिटेड हो गया, किसके लिए, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के लिए। और इसी के वो वेटरन थे, हमने जो अभी देखा, 3 ब्रिगेड थी इसके अंदर, गांधी, आजाद और नेहरू। तो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि इनके जो सुभाष चंद्र बोस जी के जो रिलेशंस थे इन तीनों के साथ, जो है काफी जो है नर्म रिलेशन थे, कोर्डियल रिलेशन थे जिसे बोलते हैं। तभी तो उनके नाम से जो है 3 ब्रिगेड बनाई, गांधी, आजाद और नेहरू। उसके बाद यहाँ पे एक लेडीज वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो ये भी लिख सकते हो आप, कि यहाँ पे जो है रानी झांसी रेजिमेंट है, वो भी थी। इसको लीड किसने करा था, लक्ष्मी सहगल ने, लक्ष्मी स्वामीनाथन जिन्हें बोला जाता है, कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखना, इन्होंने जो है करेंसी, पोस्टल स्टैम्प, सिंबल, ये सारी चीज करी थी। कभी आप जब है मणिपुर घूमने जाओ तो वहां पे आईएनए का हेडक्वार्टर है, आईएनए का एक बिल्डिंग बना रखी है, वहां पे सारी चीजें हैं। एक मैं भी गया था एक बार वहां पे टूर करने, तो मेरे को काफी ज्यादा प्राउड फील हुआ, आईएनए का वो जो हेडक्वार्टर देखा मैंने। तो आप भी जाइए वहां पे कभी टाइम मिले तो, लेकिन सिलेक्शन के बाद, ठीक है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इंट्रोड्यूस करा हमारे इंडियन ट्राई कलर को, जनगण मन अधिनायक नेशनल एंथम को गाया, और जो उनका फ्लैग था उस पे साइन कौन सा था, टाइगर सिंबल था, स्प्रिंगिंग टाइगर सिंबल, ठीक है। और एक मोटो भी था, इत्तेफाक, इत्मीदाद और कुर्बानी। और कुर्बानी हमारा देश मांगता ही है, अगर कुछ अच्छा करना है तो आपको भी कुर्बानी देनी पड़ेगी इस मतलब अपने कंफर्ट जोन की, और आपको थोड़ा कुछ ना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ताकि आप कंपटीशन से थोड़ा सा आगे हो जाएं, ठीक है। और जय हिंद भी उन्होंने एस्टेब्लिश करा, जो कि हमारी फोर्सेस में चलता है, जब भी मिलते हैं तो जय हिंद सर बोलते हैं, या जय हिंद जनाब ऐसे करके कुछ बोलते हैं। तो ये सारी चीजें किसके लिए श्रेय जाता है, हमारे सुभाष चंद्र बोस को। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप ये समझ आ गया होगा सारा टॉपिक, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, एक बार खुद पढ़ना इसको, अगर नहीं समझ आया हो, काफी इजी था, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये चारों क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इनको आंसर करो कमेंट बॉक्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है ये दोनों, देखो ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या फिर टूरिज्म जो हमारा टॉपिक है, इन दोनों के लिए ये एक इंट्रोडक्शन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी कंसर्न दिखा रखा है। अगर टूरिज्म
जो प्रमोट करते हैं। और मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जो मेरे स्पीकिंग क्लब के अंदर एक जर्मन से मैंने बात करी, लेडी से। सो वो कह रही थी कि वाई यू इंडियन ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस वाइट स्किन। और उसने ऐसे बताया कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने एडवाइजरी इशू कर रखी है कि इंडिया के अंदर किसी वुमेन को अकेले नहीं जाना। तो देखो ये कहीं ना कहीं हमारी जो टूरिज्म की जो हमारी इंडस्ट्री है उसको हैम्पर करता है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी के प्रयास हैं उसको हैम्पर करता है। तो यही न्यूज पेपर के अंदर आया कि एक ब्रिटिश जो वुमेन है उसका रेप हो गया। तो वुमेन एम्पावरमेंट और टूरिज्म दोनों के लिए ये अच्छा एक इंट्रोडक्शन बन सकता है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। चाइल्ड से रिलेटेड आ जाता है, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड आ जाता है, तो ये वाला जो है टॉपिक ये आपका एज अ इंट्रोडक्शन जो है आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम बता रखी है बॉन्डेड लेबर की। ऑल्थो ये जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अबॉलिश कर दिया, लेकिन फिर भी आज के टाइम पे जो है ये जो प्रैक्टिस होती है, तो कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं बता रही है। ठीक है, तो ये भी आप जो है इंट्रोडक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके बाद हो गया ये हमारा थर्ड लैंग्वेज नेसेसरी, ये हमने टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, फिर भी आज आ गया है। तो इसमें आप जो है आर्ग्यूमेंट राइटिंग के अंदर, आर्ग्यूमेंट राइटिंग के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं मतलब इसको आर्ग्यूमेंट राइटिंग लिख के देख सकते हैं। हमारा आज का डिस्कशन हो गया, हमने जो पास्ट में डिस्कशन करा है उसके बेस पे। ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आज का डिस्कशन काफी अच्छा था, आपको अच्छा भी लगा होगा, समझ भी आया होगा। अगर समझ आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर दिस डिस्कशन मेरे प्यारे बच्चों।